अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी अब तक की तमाम वीडियो से आपका भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा और साइंस को समझना आप लोगों के लिए अब बहुत ही आसान बन रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ आने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखा करें ताकि किसी किस्म का कोई पॉइंट आपका मिस ना रह जाए। और अपने जितने भी आपके लोग हैं इर्द गिर्द जिसमें आप जानते हैं कि साइंस उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उनके लिए मेरे लेक्चर्स फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियोस पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी 10 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की तो हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। वैसे आम इस्तेलाह में शायद हम लोग ये सब जानते हो कि कोऑर्डिनेशन ये होती है कि आपस में मिलकर सबका काम करना। तो यही लफ्ज़ हमारी बॉडी में भी इस्तेमाल होती है कि जब भी हम किसी भी किस्म का कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के टिश्यूज, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर आपस में काम करते हैं उस टास्क को, उस काम को पूरा करने के लिए। जब तक आपके पास हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो टास्क हम अंजाम देना चाहते हैं वो टास्क पूरा नहीं हो सकेगा। सो इसका मतलब ये कि जब भी कभी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कंबाइन होकर आपस में मिलकर कोई काम करें तो वो काम हमारे पास कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। अब अगर हम इसकी मिसाल को समझना चाहेंगे, क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वाकई आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो समझ लें कि जैसे एक लड़का बहुत तेज भाग रहा है एक बॉल को कैच करने के लिए। तो जब एक बॉल को कैच करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो उस चक्कर में जब वो मूव कर रहा है उसके हाथों के, उसके टांगों के बहुत सारे मसल्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि वो रन कर रहा है, भाग रहा है। इस दौरान आप देखें उसकी सांस भी बढ़ती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साथ इन्वॉल्व हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जौन से ऑर्गन है वो भी इसमें शामिल हो गए। हमारे हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, तो वो सिस्टम भी इसमें शामिल हो गया। तो देखिए काम वो सिर्फ एक कर रहा है भागने का, लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, हमारे मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए, हमारा हार्ट का सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, खून का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ साथ आपने देखा कि जब हम भागते हैं तो हमें गर्मी लगती है, पसीना आता है, ऐसा लगता है बॉडी से हीट निकल रही है। तो जो एक्सेस हीट है उसको भी हमारे जिस्म से निकाला जा रहा है साथ साथ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपस में साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये चीज से आपके पास कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। अब कोऑर्डिनेशन हमारे जिस्म में मिलकर काम तो हो रहा है, लेकिन हर बार वही लोग आपस में तो नहीं मिल जाएंगे। हर किस्म के काम के लिए डिफरेंट तरह की कोऑर्डिनेशन हमारे पास होगी। सो हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स आती हैं। एक टाइप का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरी कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमेशा वो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज टेक प्लेस बाय नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करेगा, दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। while an other type that is performed by endocrine system that is called chemical coordination. Most of the time the examiner asks what is the difference between chemical coordination and nervous coordination. So when you are defined about when you're talking about the difference of these two terms, then you have to draw a line and line up 5 points. आपको 5 points line up करने हैं कि इन दोनों में basically difference क्या है. So first difference is there कि this coordination is performed by nervous system and this coordination is performed by endocrine system. अब हम आगे चलते हैं, we will move forward, हम देखते हैं कि मजीद इन coordinations में क्या difference है और इन coordinations को करने के लिए हमारी बॉडी को किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो आती है स्टिमुलस। स्टिमुलस को आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी जैसे सूरज की रोशनी निकली हो तो जो सूरजमुखी के फूल हैं, सनफ्लावर, दैट मूव्स टूवर्ड्स द सन, वो सन की तरफ मूव कर जाते हैं। हालांकि पहले सुबह के वक्त उनकी डायरेक्शन कहीं और होती है, लेकिन जिस तरफ सन होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे सन मूव करते हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं और फौरन से हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने या उस सनफ्लावर ने कोई रिस्पॉन्स शो किया।
तो स्टिमुलस की डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने ऐसे करूंगी कि कोई भी एक ऐसा फैक्टर आपकी इन्वायरमेंट में, एनी फैक्टर इन योर एनवायरमेंट, योर एनवायरमेंट कैन बी एक्सटर्नल, बाहर का एनवायरमेंट हो सकता है, और कैन बी इंटरनल, अंदर का एनवायरमेंट हो सकता है, जिसमें किसी किस्म का कोई चेंज आया और उस चेंज की वजह से बॉडी ने कोई रिस्पॉन्स शो किया, तो वो आपके पास चीज कहलाती है स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है, आपके पास सनफ्लावर के केस में वो स्टिमुलस था लाइट की वजह से सनफ्लावर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। हाथ पीछे खींचने के केस में स्टिमुलस था टच, जब आपने टच किया तो यू फील कि इट्स डेंजरस, वरना आप चाय का कप भी हाथ में पकड़ते हैं, कभी चाय के कप को हाथ को पकड़ के आपने गिरा नहीं दिया उसे, या उससे उठाकर फेंक नहीं दिया। इट डिपेंड ना, जब बॉडी सेंस करती है कि दिस लेवल ऑफ हीट इज डेंजरस, सो आपकी हीट, आपका कोल्ड, आपका टच, प्रेशर, ये सारी जिस तरह की चीजें हैं, लाइट, ये आपके पास किसके अंदर आती हैं, स्टिमुलस के अंदर। केमिकल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसी चीजें जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स शो कर दें। सेकंड जो हमारे पास चीज आती है उसका नाम है स्टिमुलस के बाद, वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स आपके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं, दो टाइप ऑफ ऑर्गन विच रिसीव द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। उर्दू में स्टिमुलस को कहते हैं मुहर्रिक, कि ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आया। तो आपके पास रिसेप्टर ने क्या करना है, इस स्टिमुलस को रिसीव किया। लाइक अगर कहीं पर रोशनी कम है तो मैंने आंखों को और बड़ा बड़ा करके देखना शुरू किया, कहीं पर रोशनी अचानक से तेज हो जाए तो मैंने आंखों को और बड़ा करके देखना शुरू कर दिया। आपके पास कोई चीज गर्म थी तो मैंने हाथ को पीछे कर लिया, तो मुझे कोई स्मेल आई है तो मेरे नोज ने सेंस किया, मुझे कोई आवाज आई है तो मेरे कानों ने सेंस किया। तो ये जो ऑर्गन्स हैं जो कि इन फैक्टर्स को सेंस कर रहे हैं, आपकी आंखें, नाक, कान, आपके हाथ, कोई प्रेशर, कोई ठंडा गर्म, जो आपकी चीजें आपकी बॉडी फील कर रही है, जो ऑर्गन फील कर रहा है, वो ऑर्गन कहलाएगा आपके पास रिसेप्टर। तीसरी चीज आपके पास यहाँ पर आती है कोऑर्डिनेटर्स, और इन कोऑर्डिनेटर्स से ही आप आज यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में फर्क कर सकेंगे। अब कोऑर्डिनेटर्स आपके बॉसेस हैं, कोऑर्डिनेटर्स आपके मेन मास्टर्स हैं, जिन्होंने आपके पास इंफॉर्मेशन हासिल की, दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन ले रहे कहां से, इस रिसेप्टर से, आपकी आंख से, नाक से, कान से, स्किन से। उनको इंफॉर्मेशन मिली कि ये गर्म चीज है, इंफॉर्मेशन मिली कि रोशनी बहुत तेज है, रोशनी बहुत कम है, ये आवाज आ रही है, इस चीज की स्मेल आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन ये कोऑर्डिनेटर्स रिसीव करते हैं। अब अगर इस कोऑर्डिनेटर्स में कोऑर्डिनेशन नर्वस हो रही है तो क्या होगा, अगर केमिकल हो रही है तो क्या होगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है तो आपका बॉस होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके दो मेन बॉसेस होंगे जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है तो आपका जो बॉस होगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन्स को पैदा करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बॉस यानी कोऑर्डिनेटर है ग्लैंड, और यहाँ पे बॉस है स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेटर्स तक इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई रोशनी तेज हो गई, ये चीज गर्म है, या ये चीज चुभ रही है, ये चीज ठंडी है, जो भी वट एवर द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ चुकी है। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज आती है आपके पास इफेक्टर। इफेक्टर आपके पास वो बॉडी ऑर्गन्स है, द बॉडी ऑर्गन्स विच रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर वो थे जो कोऑर्डिनेटर को मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये मसला हुआ है। इफेक्टर वो है जो कोऑर्डिनेशन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि अब अगर चीज गर्म है तो हम क्या करें, चीज ठंडी है तो क्या करें, चीज चुभ गई है तो क्या करें, रोशनी कम है या ज्यादा है तो हम क्या करें, ठीक है। तो इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं बेसिकली जिन्होंने अपना एक्शन शो करना है। अब मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया और जैसे चाय का कप है और वो इतना गर्म था कि मैं होल्ड कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली वो गर्म है, इसका सिग्नल गया होगा, लेकिन ब्रेन ने कहा इट्स ओके, यू कैन हैंडल इट, और मैंने उसे पकड़ाया था। लेकिन अचानक मैं किसी गर्म तवे को या सॉसपैन को हाथ लगाऊं जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है और उठाकर मैंने उसको फेंक दिया, या अचानक से अपना हाथ पीछे झटक लिया, तो ये मेरा एक्शन था। तो ये एक्शन जो है मेरे बॉडी ऑर्गन्स ने किया। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में जो इफेक्टर है वो होंगे आपके मसल्स, या फिर आपके होंगे बोन्स बेसिकली। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में इफेक्टर हो सकते हैं आपके टिश्यूज,
बहुत सारे कुछ केसेस में आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन, जो कि आपकी ब्लड को फिल्टर करने का काम परफॉर्म करता है, वो इसमें इफेक्टर के तौर पर शामिल होते हैं। तो इफेक्टर्स ने अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं, अपने इसके नतीजे में कोई हार्मोन पैदा करने हैं। अब आपके पास जब यहाँ तक डिस्कशन हो गई, हमने कहा सबसे पहले स्टिमुलस आएगा, फिर रिसेप्टर आएंगे, फिर कोऑर्डिनेटर आएगा, फिर इफेक्टर आएगा, लास्ट पे हमारे पास जो चीज आएगी वो होगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की जब बात करेंगे तो रिस्पॉन्स ये है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन ले ली, बॉडी ने सेंस कर लिया, कोऑर्डिनेटर को मैसेज दे दिया, उसने आगे क्या करना है क्या नहीं इफेक्टर को बता दिया। अब इफेक्टर ने जो अपना एक्शन करना है दैट इज द रिस्पॉन्स। सनफ्लावर ने लाइट के मिलने पर उसकी तरफ टर्न कर जाना है, दैट इज द रिस्पॉन्स। नोज ने केमिकल को सेंस करना है, दैट इज द रिस्पॉन्स। और उसको सेंस करके क्या करना है, समटाइम यू स्मेल्स गुड, आपको कोई अच्छी स्मेल आती है, समटाइम यू स्मेल्स बैड, समटाइम आप स्मेल करके ही पहचान लेते हैं कि ये किस चीज की स्मेल है, तो दैट इज योर एक्शन। आपको लाइट बहुत ज्यादा मिली, आपने आंखें बंद कर ली या थोड़ी कम खोल ली, आपको लाइट कम मिली, आपने आंखें और ज्यादा खोल ली, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास गर्म चीज थी, आपने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें जिस अचानक चुभ गई तो भी आपने हाथ पीछे कर लिया या हाथ खींच लिया, जो भी आपके एक्शंस थे वो आएंगे रिस्पॉन्स के अंडर। जब रिस्पॉन्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में होगा तो ये रिस्पॉन्स होगा फौरी, इमीडिएट, और बड़ी थोड़ी देर के लिए होगा। जैसे गर्म चीज को हाथ लगाया, फौरन हाथ खींच लिया। आप सोचिए, आपको गर्म चीज को हाथ लगा, रिसेप्टर ने सेंस किया, कोऑर्डिनेटर्स तक मैसेज गया, कोऑर्डिनेटर्स ने कहा हाथ पीछे खींच लो, इफेक्टर तक मैसेज आया, फिर इफेक्टर ने अपना एक्शन परफॉर्म किया। जबकि आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ पीछे खींच लिया, तो आपको तो इतना टाइम नहीं लगा इसके अंदर, लेकिन देखिए विद इन सेकेंड्स ये काम हुआ है। और ये विद इन सेकेंड्स जो कि फौरी हुआ है और थोड़ी ही सी देर में काम हुआ है, ये काम होगा नर्व इम्पल्स के जरिए से। नर्व इम्पल्स में समझ लें जैसे बिजली का एक सिग्नल है, बिजली की रफ्तार कितनी तेज होती है, उसकी रफ्तार की तरह मूव करती है हमारी बॉडी में सिग्नल के तौर पे कि आपने क्या काम करना है। और इस नर्व इम्पल्स को जो हमारी बॉडी में लेकर घूमता है वो है न्यूरॉन, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर से लेकर पांव तक फैले हुए हैं न्यूरॉन्स का पूरा जाल फैला हुआ है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास जो रिस्पॉन्स पैदा होगा वो होगा लॉन्ग लिव्ड, यानी थोड़ी ज्यादा देर के लिए होगा एज कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। और वो रिस्पॉन्स होगा भी स्लो, क्योंकि वो रिस्पॉन्स जो है वो ग्लैंड्स तक जाएगा, उनको मैसेज करेगा, फिर वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, फिर वो हार्मोन्स जो है बेसिकली जो केमिकल्स हैं हार्मोन्स, इनको रिलीज किया जाएगा ब्लड के अंदर, फिर ब्लड सर्कुलेट करता हुआ उस ऑर्गन तक पहुंचेगा, तो फिर रिस्पॉन्स शुरू होगा, फिर जब उसकी जरूरत नहीं होगी फिर से मैसेज जाएगा। तो ये काम काफी स्लो है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन के जल्दी जल्दी से पॉइंट्स अगर मैं एंड पे आपके साथ वाइंड अप करूं, सो दिस इज परफॉर्म बाय नर्वस सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम से। इस केस में कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इस केस में कोऑर्डिनेटर्स आपकी ग्लैंड है, इस केस में जो इफेक्टर्स हैं वो आपकी मसल्स और बोन्स वगैरह हैं, जबकि इस केस में आपके जो इफेक्टर्स हैं वो आपकी ग्लैंड्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, आपके हार्मोन्स हैं। इस केस में जो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा नर्वस के अंदर वो शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन इमीडिएट होगा। जबकि इस केस में जो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा वो काफी देर के लिए होगा और स्लो भी होगा, ठीक है। सो ये आपके पास की कोऑर्डिनेशन और इसकी पूरी स्कीम कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, कोऑर्डिनेशन की टाइप्स कैसे होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जरूर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।